दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो आज मैं आप सबको आपकी हेल्प के लिए आपको हिस्ट्री के चैप्टर 3 से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, टॉपिक्स आते हैं, उसके बारे में बताने जा रही हूँ ताकि आप लोगों को हेल्प मिल सके। आपको एक आंसर पूरा करने में और एक अच्छा आंसर आप उसे बना सकते हैं, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे इसमें। तो इस तरह जो चैप्टर 3 में जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आज मैं आप लोगों को पार्ट 1 में सिर्फ कुछ क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगी और उसके आंसर्स भी बताऊंगी, और जो पार्ट 2 बताऊंगी उसमें मैं आप लोगों को चैप्टर 3 के कुछ और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगी जो डेफिनेटली एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो इस तरह सबसे पहले हम जान लेते हैं इसके सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। कंपेयर द कंसिक्वेंसेस ऑफ द बैटल ऑफ प्लासी एंड बक्सर। प्लासी और बक्सर के युद्ध के परिणामों को लिखो। तो इस तरह जो प्लासी और बक्सर का जो युद्ध हुआ, उसने क्या है कि भारतीय इतिहास में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। इससे बहुत सारी जानकारियाँ हमें मिलती है कि भारतीय इतिहास में बहुत सारे बदलाव आए इसके वजह से, क्योंकि ये जो दोनों युद्ध हुई थी उसका भारतीय राजनीति पर और उसकी अर्थनीति पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। इससे क्या हुआ था कि अंग्रेज़ों का दबदबा और भी ज़्यादा बढ़ गया था। और एक तरफ ये देखा जाता है कि प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला और अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव जो थे उनके बीच 1757 ईस्वी में संघर्ष हुआ था। तो वही दूसरी ओर बक्सर का युद्ध भी जो हुआ था वो मीर कासिम और अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो के बीच हुआ था, जो कि 1764 ईस्वी में हुआ था। तो इस तरह दोनों ही युद्ध जो है वो बंगाल में बहुत ज़्यादा प्रभाव डाले, इससे कि बंगाल की राजनीति और व्यापार दोनों पर बहुत ज़्यादा प्रहार किया, बहुत ज़्यादा प्रभाव आया। सबसे पहले हम जान लेते हैं प्लासी के युद्ध के बारे में। तो प्लासी का युद्ध जो है वो मतलब अलीनगर की संधि के कुछ दिनों बाद ही हुआ था। और इसमें जो है नवाब के विरुद्ध जो षड्यंत्रकारी के साथ जो उक्त फैसला करने के बाद जो क्लाइव है, रॉबर्ट क्लाइव जो है, जो अंग्रेज सेनापति था, वो 3000 सैनिकों को लेकर मुर्शिदाबाद की तरफ बढ़ा था। और जब वो बढ़ा तो 23 जून को 1757 ईस्वी को आम के बगीचे में 7000 नवाबी सेना के साथ उसका कुछ समय तक युद्ध चला था। रॉबर्ट क्लाइव ये चाहता था कि मुर्शिदाबाद की गद्दी पर जो भी बैठे वो उसके हाथ की कठपुतली बन जाए, वो उससे जैसा चाहे वैसा धन प्राप्त करे, जैसा वो बोले वैसा वो काम करे। इसलिए वो मुर्शिदाबाद की ओर बढ़ा। इस तरह इस युद्ध में देखा गया कि सेनापति जो मीर जाफर है और दूसरे कुछ सेनापति जो है उसके विश्वासघात के कारण ही सिराज की पराजय हुई थी। मतलब सिराज के कुछ सेनापति ने उनके साथ विश्वासघात किया, उनके विरुद्ध ही षड्यंत्र किया। इसके वजह से सिराज की पराजय हुई और अंत में भागते हुए सिराज को मुर्शिदाबाद के निकट पकड़कर मार दिया गया। इस तरह प्लासी का युद्ध जान लिया। अब हम लोग प्लासी के युद्ध का परिणाम जानते हैं। इस तरह प्लासी के युद्ध का परिणाम क्या हुआ। इसमें विजय प्राप्त करने के बाद जो अंग्रेजी साम्राज्य था उसकी स्थापना के द्वार खुल गए थे, यानी कि इसमें अंग्रेजी साम्राज्य की विजय हुई थी और वे लोग अपना विकास करने लगे। अब बंगाल का जो नवाब बना वो अंग्रेज़ों के हाथों की कठपुतली बन गया, जैसा कि वो चाहते थे। इस तरह मीर जाफर को अंग्रेज़ों ने क्या किया, बंगाल का नवाब बना दिया और उसके बदले में उसने कंपनी और उसके अधिकारियों के 3 करोड़ से अधिक रुपए लिए, यानी कि मीर जाफर को उन्होंने अपने हाथों की कठपुतली बना लिया। जब जैसा वो धन चाहते या कुछ भी चाहते उसे वैसा करना पड़ता था। इस तरह अंग्रेज़ों ने मीर जाफर जैसे व्यक्ति को बंगाल का नवाब बनाकर भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव स्थापित की। मतलब अपना विकास करने के लिए उन्होंने मीर जाफर को गद्दी पर बैठाया था। अब हम आते हैं बक्सर के युद्ध में। तो बक्सर का युद्ध ये हम देखते हैं कि 1763 ईस्वी में अंग्रेज़ों के साथ जो है नवाब का युद्ध शुरू हुआ था और अंग्रेज़ों ने मीर कासिम को गद्दी से हटाकर मीर जाफर को फिर से नवाब बना दिया था ताकि फिर से वो उससे लाभ प्राप्त कर सके। इस तरह मीर कासिम जो है अंग्रेज़ों की सेना से लड़ते हुए मीर कासिम जो है वो अंग्रेज़ों की सेना से लड़ते हुए काटवा, गिरिया, उदयनाला, मुंगेर के युद्धों में भी हार गया। फिर हार के फलस्वरूप उसने अवध के नवाब शुजाउद्दौला से सहायता मांगी कि वो उसकी सहायता करे, उसके साथ सम्मिलित हो जाए।
ताकि उसकी जो सेना है और भी मजबूत हो जाए। इस तरह अवध के नवाब की कोशिश से मुग़ल बादशाह जो शाह आलम द्वितीय थे, उन्होंने शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम की सेना संयुक्त हो गई और वो लोग पटना तक बढ़े। और अंग्रेज सेनापति ने भी उधर हेक्टर मुनरो जो थे, वो 1764 ईस्वी में ही वो पहले से ही अपनी प्लानिंग करके अपनी सेनाओं को एकत्रित करके ये जो तीनों शक्तियाँ थी, शाह आलम द्वितीय, शुजाउद्दौला और मीर कासिम की, इसको बक्सर के युद्ध में परास्त कर दिया। तो इस तरह हम ये जानते हैं कि बक्सर का युद्ध जो है 1764 ईस्वी में हुआ था। और फिर आते हैं बक्सर के युद्ध का परिणाम में। तो बक्सर के युद्ध में हार के बाद बंगाल में जो जितनी भी रही सही क्षमता थी, जितनी भी मर्यादा थी, वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। यानी कि बंगाल को अंग्रेज़ों ने अपने हाथों की कठपुतली बना लिया, बंगाल में अपना राज्य स्थापित कर लिया और मीर जाफ़र को फिर से नवाब बनकर अंग्रेज़ों के हाथों की कठपुतली बनना पड़ा। और फिर कंपनी उससे जब चाहे तब रुपया वसूल करती थी। इस तरह भारत में अंग्रेज़ों की शक्ति और भी बढ़ गई। इसे अंग्रेज़ों ने अपनी शक्ति बढ़ा लिया इन दोनों युद्धों के माध्यम से। तो ये जो आंसर है आपका, ये कंप्लीट हो सकता है। अगर आप चाहें तो इसमें और भी बुक से आप बढ़ा सकते हैं। फिर हम आते हैं दूसरे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, मेरठ षड्यंत्र मुकदमा। और ये इस तरह क्वेश्चन आता है कि मेरठ षड्यंत्र मुकदमा क्या था, इसके प्रभाव का वर्णन करें। तो इस तरह इसके बारे में भी जान लेते हैं कि मेरठ षड्यंत्र मुकदमा जो है वो फरवरी 1922 ईस्वी में जब गांधी जी ने अचानक से बिना किसी को बताए असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, तो उसके बाद जो देश के बहुत सारे जो मजदूर थे या फिर सैनिक गठबंधन थे, उन्होंने कांग्रेस और गांधी जी के प्रति विश्वास ख़त्म कर लिया। यानी कि वो उन लोगों के प्रति विश्वास नहीं करते थे और धीरे धीरे वे लोग साम्यवाद की ओर भी झुकने लगे। इस तरह 1924 ईस्वी के विश्व के महान जो बहुत बड़ा आर्थिक संकट आया था, उस समय देखा गया कि मजदूरों की स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय हो गई थी। उनके पास काम करने के लिए नहीं था कुछ भी, बेरोज़गार थे वे लोग। और उन्हें जो भी, अगर उन्हें काम भी मिलता था तो उन्हें इतना मिलता था कि वो इतनी सैलरी उनको नहीं मिलती थी कि जिससे कि वो अपने और अपने परिवार की भरण पोषण कर सके। इसलिए उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। तो उनके इसी जो समस्या का लाभ उठाकर कम्युनिस्ट जो थे वो श्रमिकों पर अपना प्रभाव स्थापित करने लगे। तो 1927 ईस्वी तक आते आते देश के जितने भी श्रमिक संगठन थे उस पर कम्युनिस्ट पार्टी का प्रभाव हो गया था। वे मज़दूरों के लिए लड़ने लगे, उनके लिए आगे बढ़ने लगे। वो मज़दूरों की वेतन वृद्धि, कि उनकी सैलरी को बढ़ाया जाए, उसके लिए वे आगे बढ़ने लगे। पूरे देश में जो है कम्युनिस्ट का प्रभाव भी फैलने लगा। इससे क्या हुआ कि अंग्रेज़ी सरकार जो है वो भयभीत हो गई कि मतलब अंग्रेज़ी सरकार का प्रभाव अब लोगों पर से धीरे धीरे हटने लगेगा। इसलिए वो लोग जब भयभीत हो गई तो उन्होंने उसे रोकने के लिए पब्लिक सेफ्टी बिल को पास किया। इस कानून को हथियार बनाकर उन्होंने कम्युनिस्ट आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया। तो इस तरह जो एक गुप्त रिपोर्ट के आधार पर, यानी ये रिपोर्ट किसी को दिखाया नहीं गया, एक छुप कर एक रिपोर्ट बनाया गया, उसके आधार पर ये कहा गया कि कम्युनिस्ट पार्टी के जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय नेता हैं, उन पर झूठा आरोप लगाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और गिरफ्तार होने वाले नेताओं में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है ऐसे डांगे, साहिर और कुछ विदेशी कम्युनिस्ट नेता भी गिरफ्तार हुए थे, जैसे कि बेंजामिन फ्रांसीसी, ब्रेडले, फिलिप स्प्रेल नेताओं को गिरफ्तार करके उन्हें 1919 में उत्तर प्रदेश के मेरठ नगर में मुकदमा चलाया गया। यानी कि ये क्वेश्चंस पूछता है कि मेरठ षड्यंत्र मुकाबला में जो गिरफ्तार होने वाले नेताओं के नाम लिखो, तो आप ये सारे नेताओं के नाम लिख सकते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम देखते हैं कि मुकदमे में जो प्रमुख नेताएं थे, जो बड़े बड़े नेता थे, उनको 17 साल की सज़ा दी गई और जो जितने भी शेष नेताएं बचे थे उनको 5 से 7 साल की सज़ा दी गई। मतलब उन्हें झूठा आरोप लगाकर बिना मतलब का उन्हें सज़ा दिया गया। इस मुकदमे को भारतीय इतिहास में मेरठ षड्यंत्र मुकदमा के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह इसमें का एक टॉपिक खत्म हुआ कि मेरठ षड्यंत्र मुकदमा क्या था। अब मेरठ षड्यंत्र मुकदमा के प्रभाव क्या थे। 1929 ईस्वी में मेरठ मुकदमा के बाद भारत के जो कम्युनिस्ट मजदूर स्वतंत्रता आंदोलन पर बहुत बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा था, जो कि बहुत सारे भागों में हम देख सकते हैं। पहला है कि इस मुकदमे के बाद ब्रिटिश सरकार का पूरे भारत सहित पूरे विश्व में घोर निंदा होने लगा।
यानी कि पूरे विश्व में मतलब कि वो जो नेताएं थी, सॉरी, इस षड्यंत्र को लेकर अंग्रेज सरकार की निंदा होने लगी, आलोचनाएं होने लगी। जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टीन, हेराल्ड लास्की जैसे जो बहुत विश्व प्रसिद्ध व्यक्तियों ने इस मुकदमे की घोर निंदा की है। वो इस मुकदमा को बिल्कुल गलत मानते हैं। और दूसरा हम देखते हैं कि इस मुकदमे से कम्युनिस्ट आंदोलन जो है वो कमज़ोर पड़ गया था, क्योंकि उसे तो कुचलने का प्रयास किया गया था। और उसके बहुत से नेता जो है कांग्रेस पार्टी और समाजवादी दल में भी शामिल हो गए थे, इसलिए वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ गया था कम्युनिस्ट आंदोलन। और एक तरफ ये भी देखा जाता है कि इस मुकदमे से कम्युनिस्ट के कुछ नेताओं ने इस मुकदमे की अभियुक्तों की सुनवाई की, बातों को देश में खूब प्रचारित किया था। यानी कि बहुत ज़्यादा इस मुकदमे को लेकर पूरे विश्व में प्रचलित हो गया था, जिससे कि जो कम्युनिस्ट आंदोलन था उसको नए सिरे से शुरुआत की उन्होंने। और देश की आज़ादी की लड़ाई में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि वे लोग किसान के लिए लड़ रहे थे, मजदूरों के लिए लड़ रहे थे, इसलिए। तो इसमें ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं दूसरे टॉपिक की ओर। इस तरह दूसरा टॉपिक ये है, गिव अ ब्रीफ अकाउंट टू यूनिक्वल ट्रीटीज कंपोज्ड ऑन चाइना। चाइना पर जो असमान संधियाँ थोपी गई थी उसके बारे में बताना है, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है वो दो तरह से आता है। अगर आपको सभी संधियों के बारे में पूछता है तो आपको मैं जो आज बताऊंगी इस वीडियो में वो सारे लिखना होगा। या फिर अगर सिर्फ दो संधियों के बारे में पूछता है, नानकिन की संधि और तिनसिन की संधि, या फिर सिर्फ दो संधि, तो आप इसमें से कोई दो संधि के बारे में भी लिख सकते हैं। पर मैं आपको इस वीडियो में पूरे संधियों के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले चीनी इतिहासकार थे जो वांग डांग थे, उनका कहना है कि जो असमान संधि की बात जो है वो बहुत दिनों से चली आ रही है चीन को लेकर। और जो बहुत सारे इतिहासकार थे, बहुत सारे, वो चीन से की गई संधियों को बिल्कुल असमान मानते हैं और आरोपित मानते हैं, बिल्कुल सही नहीं मानते हैं, क्योंकि उन पर चीन पर ज़बरदस्ती ये संधियाँ थोपी गई थी। तो इन संधियों का वर्णन हम निम्नलिखित रूपों में कर सकते हैं। सबसे पहला है नानकिन की संधि। तो सबसे पहला है नानकिन की संधि। तो अपने ये देखा गया कि नानकिन की संधि को लेकर चीन जो है वो सबसे पहला जो प्रथम अफीम युद्ध था उसमें पराजित हो गया था, और अंग्रेज़ों के आक्रमण से अपने बंदरगाहों को भी बचा नहीं सका था। जब वो पराजित हुआ तो अंग्रेज़ों ने उनके बंदरगाहों पर आक्रमण कर लिया, और अपने को दयनीय स्थिति में देखकर, यानी कि चीन की स्थिति बहुत ही ख़राब हो गई, और अपने को उस स्थिति में देखकर चीनियों ने अंग्रेज़ों से नानकिन की संधि कर ली 1842 ईस्वी में। तो इस संधि से रिलेटेड बहुत सारे शर्तें थी। तो इस तरह ये क्वेश्चन पूछता है कि नानकिन की संधि कब हुई थी, तो आप लिख सकते हैं 1842 ईस्वी में। तो पहला है, चीन अपने 5 बंदरगाहों जैसे कैंटन, एमोय, फुचाओ, निंगपो, ये सब को अंग्रेज़ों के लिए उसे खोल देना पड़ा। और दूसरा, हांगकांग बंदरगाह को भी अंग्रेज़ों के लिए छोड़ देना पड़ा। और साथ ही लीन द्वारा, एक व्यक्ति था चीन में लीन, उसके द्वारा बहुत सारी अफीम नष्ट की गई अफीम के बदले चीन को $21 मिलियन की क्षतिपूर्ति भी करनी पड़ी। और साथ ही चीन की जो व्यापारिक संस्था थी कोहांग, उसको भी समाप्त कर दिया गया। फिर हम आते हैं बोंग की संधि पर। तो 1843 ईस्वी के 8 अक्टूबर को चीन को बोंग की संधि पर हस्ताक्षर करना पड़ा। इस संधि के द्वारा जो है अंग्रेज़ों को जो है वो चीन सरकार से बहुत ज़्यादा छूट मिला। अंग्रेज़ों को इस संधि से बहुत सारे स्वदेशी अधिकार मिले, मतलब बहुत सारे फ़ायदे मिले इस संधि के द्वारा अंग्रेज़ों को। यदि अंग्रेज़ चीन में, इससे कि ये भी फ़ायदा मिला कि अगर अंग्रेज़ चीन में कोई अपराध करेंगे तो उसका निर्णय चीन सरकार नहीं बल्कि अंग्रेज़ सरकार करेगी। इससे क्या है कि चीन की संप्रभुता पर बहुत बड़ा आघात पहुंचा। इस तरह फिर हम आते हैं वांगहिया की संधि। संयुक्त राज्य अमेरिका ने वांगहिया की संधि चीन पर थोपी। तो ये पूछता है कि वांगहिया की संधि किनके बीच हुई थी, तो संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बीच हुई थी। तो इस संधि के द्वारा भी अमेरिका ने बहुत सारे लाभ उठाए चीन से। इस तरह हाम्पुआ की संधि 24 अक्टूबर को 1844 ईस्वी को फ्रांस ने हाम्पुआ की संधि चीन पर थोपी। इसके द्वारा चीन को फ्रांसीसी व्यापारियों के लिए अन्य बहुत सारे जो 5 बंदरगाह थे या कुछ भी, उन्हें खोल देना पड़ा था। चीन को जो है फ्रांसीसी नागरिकों को अंतर्राष्ट्रीय सुविधा भी देनी पड़ी, और उन लोगों के बीच वाणिज्य शुल्क भी निश्चित हुआ।
फिर हम आते हैं आइगुन की संधि पर। तो 1856 ईस्वी में चीन के विरोध में फ्रांस और इंग्लैंड द्वारा द्वितीय अफीम युद्ध शुरू हो गया। इसमें चीन जो है वो भी हार गया। चीन की इस पराजय का लाभ उठाकर रूस ने चीन से 1856 में आइगुन की संधि कर ली। रूस ने चीन के उत्तरी भाग पर अधिकार कर दिया। इसके द्वारा ये निश्चित हुआ कि चीन की आमू उसूरी नदियों में सिर्फ चीन और रूस की ही नौकाएं चलेंगी। फिर हम आते हैं तिनसिन की संधि पर। तो प्रथम अफीम युद्ध में यूरोपियों ने चीन की कमजोरी को पकड़ लिया था और उन्हें विश्वास था कि शक्ति प्रयोग के द्वारा चीन सरकार से अनेक सुविधाएं प्राप्त की जा सकती है, यानी कि वे लोग चीन को अपनी हाथों की कठपुतली बना देना चाहते थे। फिर हम आते हैं वो अपने शक्ति के विस्तार की नीति अपनाने लगे। चीन और यूरोपीय देशों में देखा गया कटुता और बढ़ गई, यानी उन दोनों में नफरत फैल गई। ब्रिटेन ने आरोप लगाया कि चीनियों ने उनके राष्ट्रीय झंडे का अपमान किया है और यूरोपीय चाहते थे कि अफीम का व्यापार चीन में वैध बना दिया जाए, कानूनी बना दिया जाए, ताकि वो जब मन तब उसमें व्यापार कर सके। और ये विवाद बढ़ते बढ़ते 1856 में द्वितीय अफीम युद्ध छिड़ गया। तो द्वितीय अफीम युद्ध कब हुआ? तो 1856 ईस्वी में। ब्रिटिश सेना ने कैंटन बंदरगाह पर भी अधिकार कर दिया। फ्रांस की सेना भी उसकी मदद में शामिल हो गई और ब्रिटिश फ्रांस सेना मिलकर तिनसिन तक पहुंच गई। चीन सरकार बहुत ज़्यादा घबरा गई और उसे बाध्य होकर 1856 ईस्वी में तिनसिन की संधि करनी पड़ी। तो ये जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के जो टॉपिक्स है ये आज हम यहीं तक रखते हैं इस पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में आप लोगों को मैं और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगी। थैंक यू हमारे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, धन्यवाद। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।